हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 11। लिंकेज टॉपिक को हमने मेनली समझ लिया है। अब उसकी वो बेसिक डिटेल जिनके थ्रू आप क्वेश्चन बना सकते हैं आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ओके लिखो, यस लिखो कि अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, वीडियो क्लियर है, आप देख पा रहे हो तो एक बार फटाफट से लिखो। स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है? जल्दी फास्ट बेटा, क्योंकि आज काफी कुछ पढ़ना है तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है? करेंगे स्टार्ट, बस एक बार ओके लिख दो। स्टार्ट करने वाले बेटा। करें स्टार्ट? मैं ठीक हूं, करते हैं स्टार्ट। चलिए कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं रिपीट करूंगा आपको वर्बली। अगर आपको उसमें समझ नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछना। तो आप 2 से 4 मिनट मेरी बात देखेंगे और मैं एक चीज और लेके आ रहा हूं के लिए। इस चैप्टर में एक वर्कशीट बना रहा हूं मैं जो टॉपिक वाइज होगी। जैसे मेंडेलियन जेनेटिक्स में फिल इन द ब्लैंक्स है 20-25 के आसपास, ऐसे ही फिर हम लोग जीन इंटरेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, फिर लिंकेज के फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उसको लेकर आएंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स राइट रॉन्ग करके रहेगा तो वर्कशीट आपको इंप्रूव करा देगी। अगर आप उन्हें कर पा रहे हो तो मतलब टॉपिक आ गया आपको। तो एक बार वर्बली में रिवाइज कर रहा हूं आपको। स्टार्ट करते हैं, एक बार रिवाइज करना चीजें जो हमने लास्ट पढ़ी थी। अब यहां से आगे मूव करने वाले, ठीक है बेटा? हाँ बिल्कुल सही है बेटा। संडे मेरे पास टाइम होता है थोड़ा सा, तो आपके जो असाइनमेंट मैंने प्रॉमिस किए क्लास 11 के, मैं वो भी आपको रिवीजन फोल्डर में अपलोड कल वाली डेट में करा दूंगा, ठीक है? हाँ वर्कशीट मैंने मेंडेलियन वाला पार्ट बना लिया, तो कल तक आपको वर्कशीट मिल जाएगी। आज आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो लिंकेज पर होगा, ठीक है? हाँ स्टार्ट कर दें? चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंकेज को पढ़ना, मेरी बात ध्यान से सुने। चैट रोक के सॉरी, ठीक है? चैट रोक के ध्यान से मेरी बात सुने, चैटे मत करो और ध्यान से सुनो। देखो हमने क्या पढ़ा था बेटा? लिंकेज पढ़ा था। लिंकेज क्या होता है ना? बस एक बार सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ सब्जेक्टिव असाइनमेंट में आज दे दूंगा चैप्टर का, ठीक है? बहुत सारी चीजें तुम सारी में से मांगते रहते हो, पता नहीं क्यों, करके देता हूं मैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे बेटा आगे मूव कर रहे हैं और कैसे मूव करने वाले ध्यान से सुने। सबसे पहले बेटा हमने क्या पढ़ा था? लिंकेज पढ़ा था। अगर मैं आपको लिंकेज डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा लिंकेज क्या होता है? लिंकेज होता है व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। अगर जीन्स मेरे पास या फैक्टर सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो उसे हम लिंकेज कहते हैं। उसे हम क्या वर्ड यूज करते हैं? लिंकेज वर्ड यूज करते हैं। अगर वो सेम क्रोमोसोम पे है। लिंकेज की वजह से क्या होता है? क्लियर है? ठीक है, लिंकेज की वजह से क्या होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। थोड़ा बारिश हो रही है बाहर आज, ठीक है? तो लिंकेज की वजह से क्या होता है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनो बेटा। होता यह है कि लिंकेज की वजह से क्या होगा, बेसिकली वो दोनों फैक्टर साथ में इनहेरिट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने एक बेसिक पॉइंट पे बात करनी है, फटाफट से जल्दी से देखो बेटा। क्लियर? ध्यान से देखो बेटा। आप अपनी चैट रोक दो, मेरी बात पे फोकस करो बस, ठीक है? जो मैं बोलूंगा उसको फोकस करो, ध्यान से सुनो। हम लिंकेज पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने इसको स्टार्ट किया था और काफी कुछ पढ़ लिया था। लिंकेज का सिंपल मीनिंग मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने कहा था ये क्रोमोसोम है, अगर इस पर कैपिटल ए और कैपिटल बी साथ में है तो ये दोनों फैक्टर एक साथ जाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? इसको हमने लिंकेज बोला था। तो लिंकेज का मतलब होता है जीन्स आर फिजिकली लिंक्ड। फिजिकली लिंक का मतलब होता है कि दोनों जीन या फैक्टर एक ही क्रोमोसोम पर हो, उसे हम लिंकेज कहते हैं। इसकी वजह से ये दोनों एक साथ इनहेरिट होने की कोशिश करते हैं। इनहेरिट होने का मतलब ये दोनों साथ जाने की कोशिश करते हैं। तो हमने आपको यही पढ़ाया था कि लिंकेज की वजह से जब ये साथ जाएंगे तो मेरे पास पेरेंटल बढ़ जाएंगे और रिकॉम्बिनेंट घट जाएगा। याद करो बेटा, याद करो क्या बताया था मैंने? यही बोला था कि पेरेंटल मेरे पास क्या होगा? बढ़ जाएगा और रिकॉम्बिनेंट क्या होगा? घट जाएगा। ये चीज मैंने बात करी थी, पेरेंटल बढ़ जाएगा, रिकॉम्बिनेंट घट जाएगा, इस पे मैंने बात करी थी। अब यहां से हम आगे मूव करेंगे और जो ऑब्जर्वेशन थी वो सुनना ध्यान से। देखो सबसे पहले लिंकेज। लिंकेज का मतलब टू फैक्टर ऑफ डिफरेंट जीन लोकाई। लोकाई पता होना चाहिए, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। एक सेकंड बेटा, हाँ प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। अगर वो सेम क्रोमोसोम पर है तो उसे हमने लिंकेज बोल दिया। उसे हमने क्या बोल दिया? लिंकेज बोल दिया। अगर वो सेम क्रोमोसोम पे, ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है? दे टेंड टू इनहेरिट टुगेदर। दे टेंड टू इनहेरिट टुगेदर, वो साथ जाना चाहते हैं। अच्छा, उसके से क्या होगा? पेरेंटल टाइप बढ़ जाएगी। याद करो, पेरेंटल टाइप जो होगा वो बढ़ जाएगी और रिकॉम्बिनेंट डिक्रीज हो जाएंगे। मैंने कहा था लिंकेज को स्टडी कर सकते हैं, स्टडी विद टेस्ट क्रॉस या टेस्ट क्रॉस, जिसमें एक्सपेक्टेड रेशियो क्या थी? इतना आपको लास्ट क्लास से आना चाहिए था। एक्सपेक्टेड रेशियो ये थी, पर रेशियो कुछ और आएगी, कुछ और आएगी, ठीक है? ऐसे आप नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस, नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस से लिंकेज पढ़ सकते हो। क्लियर? दिमाग में रखो ये चीज। इतना मैंने लास्ट आपको बताया था। मैंने कहा था देखो भाई टेस्ट क्रॉस की रेशियो 4 बार 1 आता है, अगर 4 बार 1 नहीं आ रहा है तो लिंकेज है। और हमने उसमें क्या किया था? आपको 3 केस पढ़ाए थे। केस 1 में मैंने क्या बोला था? रिपीट करूंगा, ध्यान सुनेंगे। केस 1 में मैंने बोला था कि मान लो लिंकेज नहीं है, 3 केस पढ़ाए थे। एक बार मैं फटाफट से उन तीनों केस को रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। केस 1 में कहा था मैंने नो लिंकेज। क्लियर? केस 1 में मैंने क्या बोला था बेटा? नो लिंकेज। एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है यार, तुम लोग बात करते हो, चेक मत किया करो, 2 मिनट रुको, ठीक है? एक सेकंड दो। देखो बेटा, केस 1 मैंने क्या बताया था? याद करो। केस 1 था, मैंने कहा था लिंकेज नहीं है, याद आया? नो लिंकेज। तो उसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई थी और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमारे पास क्या रेशियो आई थी? 4 बार 1 आया था, जिसमें पेरेंटल कितने आ गए थे? 50% और रिकॉम्बिनेंट कितने आए थे? 50%। फिर केस 2, केस 2 में मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था लिंकेज है और नो क्रॉसिंग ओवर। यहां तक आपको याद रहना चाहिए। उसमें रेशियो ये आ गई थी जिसमें रिकॉम्बिनेंट एक भी नहीं आए थे, पेरेंटल 100% और रिकॉम्बिनेंट कितना आया था? 0%। फिर केस 3 मैंने बोला था आपको, मैंने कहा था लिंकेज प्रेजेंट एंड क्रॉसिंग ओवर अकर। उस केस में कुछ ऐसी रेशियो आ जाएगी इस तरीके की, कुछ मतलब पेरेंटल ज्यादा आ जाएंगे, पेरेंटल जो होंगे वो नॉर्मल से ज्यादा आ जाएंगे। तो उसमें मान लो पेरेंटल मैंने लिख दिया 75%, रिकॉम्बिनेंट 25%, ऐसा करके लिख दिया। 3-3 कर लो, ये आप इसको निकाल भी सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो रेशियो ये आ गई, रेशियो ऐसा कुछ आ गया,
तो इसमें पेरेंटल कितने हो गए आप निकाल लो, पेरेंटल हो गए, ये साइड वाले पेरेंटल है, बीच में रिकॉम्बिनेंट दे रखे, तो पेरेंटल 75 रिकॉम्बिनेंट। तो हम ये समझ रहे हैं आपको कि ये तीसरा केस, ये 3 केस डिस्कस किए थे आपको लास्ट क्लास में। अब मैंने ये भी बोला था कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतने चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर होंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि पेरेंटल अगर 100 के पास जाता रहेगा तो इसका मतलब डिस्टेंस कम था। तो हमने ये चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेंट, और ये चीज हमने पढ़ी थी लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। अगर आपको ये चीजें याद है तो मैं आगे कराना स्टार्ट कर रहा हूं। जिसको याद नहीं उसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, यहां तक आपको याद है, मैं आगे पढ़ रहा हूं, तब आगे बताना शुरू कर रहा हूं। यहां तक याद है, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है बेटा, ये जीनोटाइप मैंने रैंडम लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, सेंटर वाला 1 1 होगा, साइड वाले दोनों 3 3 भी लिख सकता हूं, कुछ भी। इसके आगे बताने जा रहा हूं। क्लियर है यहां तक? क्या बन सके यार, कराया लास्ट क्लास में, बन सके क्या? देखो फिर से जाके लेक्चर को, ऐसा थोड़ी होता है। आप भी तो खुद भी तो कुछ करोगे कि सब हम ही करेंगे? आप भी तो पढ़ोगे बेटा, ऐसे थोड़ी होगा कि आप मेहनत नहीं करोगे। आप अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता है तो 2 बार देखो ना लेक्चर, और देख कर आओ। मैंने बार-बार बोला, आप क्लास स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले आप इसे पढ़ा करो जो आपको कराया लास्ट क्लास का। आप नहीं करोगे, भूल जाओगे। आप समझे, बीमारी है कि भूलना, ये होता है स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, मैं फिर भी आपको पुराने रिजल्ट रिपीट करता हूं, रिजल्ट रिपीट थोड़ी करता, सीधा अगला टॉपिक आ रहे हैं। आप ये भी तो देखो ना, आपको ये इतना याद रहना चाहिए। जीनोटाइपिक रेशियो मैंने रैंडम लिख दिया, इसको समझाऊंगा अभी, इसको मैं समझा रहा हूं, केस 3 में समझा रहा हूं। अब ये जो फालतू की कमेंट कुछ लिखते हो बेटा, क्या फायदा हो रहा है? अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? आप डॉक्टर बनने के लिए पढ़ते हो, ये कमेंट में मत लिखा करो, ये जो लिखते हो बाकी बातें मुझे ठीक नहीं लगता। ये मैं अब इतने दिन के बाद आपसे कुछ अच्छी चीज एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेहनत कर रहे होगे, है ना। आप मान लो मेरे सामने आप नहीं हो, आप मतलब आपके सामने हम वर्चुअल है ना एक तरीके से, पर हम ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भगवान के सामने तो हो, आप मतलब अपनी खुद की नजरों के सामने तो हो ना। खुद से मेहनत करो ना, ऐसा थोड़ी होगा, बिना मेहनत के नहीं होगा बेटा। आप खुद से कितना भी झूठ बोलोगे, कितना बोलोगे, बताओ, मेहनत करो। अब बातें जो बता रहा हूं उस पर फोकस करो। ये आपको 2 चीजें हमने बताई थी। अब मैंने आपको कुछ चीजें लिखी थी, ध्यान से सुनना। मैंने आपको ये बोला था जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतने चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको कोई टेबल बना के दिखा रहा हूं, और उस टेबल को समझना ध्यान से। मैंने क्या बोला समझो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 2 मैंने लिख दिए क्रोमोसोम ए और बी, इसके सामने ये होमोलोगस है, स्मॉल ए स्मॉल बी, और यहां पर मैंने एक और क्रोमोसोम लिखा है ऐसे, यहां कैपिटल ए है, यहां कैपिटल बी, यहां स्मॉल ए स्मॉल बी। आप देखो यहां डिस्टेंस कम है बेटा, यहां डिस्टेंस कम है, यहां डिस्टेंस ज्यादा, यहां क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी। क्लियर है? ठीक है, फिर तो अब यहां से हम आगे जाएंगे और एक टेबल आपको दिखा रहा हूं कि देखो मैं कैसे एक टेबल बनाता हूं। मेरी बात समझना ध्यान से। आप में से बहुत सारे लोगों ने टेस्ट क्रॉस पढ़ा, मेरे साथ टेस्ट क्रॉस पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि जब मैं इसका टेस्ट क्रॉस कराता हूं, जिसे मैं टॉल राउंड लिखता हूं, इसका मैं टेस्ट क्रॉस कराता हूं तो डॉर्फ रिंकल से कराता हूं, इसे मैं डॉर्फ रिंकल लिखता हूं। तो मेरे पास जो ये आते हैं, ये आप देख लो, ये जो आए थे, ये वाले, ये दोनों क्या थे? पेरेंटल थे कि नहीं? बताओ, ये पेरेंट जैसे हैं कि नहीं? इन्हें पेरेंटल कहते हैं, पेरेंटल। और ये जो आए यहां पर देखो, ये स्मॉल आर स्मॉल आर यहां लिख दिया, और यहां स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, देख लो यहां स्मॉल लिखा हो, यहां स्मॉल लिखा है। ये वाले दोनों रिकॉम्बिनेंट हैं। ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट को नॉन पेरेंटल कहते हैं, और इस वाले को नॉन रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। तो इसकी रेशियो क्या नहीं हो सकती? 1/1 नहीं हो सकती। ये मेरे पास क्या नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट है। तो मैं इसकी रेशियो कुछ भी लिख सकता हूं। इसकी रेशियो मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 3:1:1:3। इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंटल ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट कम है। इस बात को समझो। मैंने एक रेशियो लिखी आपके लिए 3:1:1:3 ऐसे करके, तो जिसमें पेरेंटल और जिसे आप नॉन रिकॉम्बिनेंट कह रहे हो, पेरेंटल या नॉन रिकॉम्बिनेंट की संख्या रिकॉम्बिनेंट से ज्यादा है। ये आपको समझ आनी चाहिए। अब मैं इस क्रॉस को आगे डिस्क्राइब करने जा रहा हूं एक टेबल के माध्यम से, टेबल के तरीके से। आपको अगर इस बात में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करो। ये टेस्ट क्रॉस कराया है, उसमें आपके पास ऐसे कुछ आ जाएगा। ये रेशियो मैंने रैंडम लिखी है। मेरा लिखने का मेन पर्पस ये है कि मैं पेरेंटल ज्यादा लिख रहा हूं, रिकॉम्बिनेंट कम लिख रहा हूं, क्योंकि लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर हुई है। इतनी सी बात समझो। क्लियर? जल्दी बताओ। सुशांत पांडे बेटा, अब वही है, तुम्हें आदत है चुटकुले सुनने की, अब क्या कर सकते हैं? बायो में तो चुटकुले होते नहीं है। ठीक है, क्योंकि बायो आती है नीट में 90 क्वेश्चन, 360 नंबर की आउट ऑफ 720, तो उसमें मजाक करेंगे तो एग्जाम में मजाक हो जाएगा तुम्हारे साथ, है ना। हाँ, पेरेंटल बेटा, लिंकेज की वजह से पेरेंटल ज्यादा आएंगे। इसकी गैमेट नहीं बना पाओगे। टी आर टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। देखो ध्यान से, इसके 4 गैमेट है, वो लिख दिए। इसका एक ही गैमेट बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर, वो भर दिया यहां पे। ये हाइपोथेटिकल है बेटा, दिस इज हाइपोथेटिकल, दिस इज हाइपोथेटिकल। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आप में से जिसको अजीब लग रहा है मैं क्या कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैं इसका टेस्ट क्रॉस करा रहा हूं, इसका टेस्ट क्रॉस करा रहा हूं, ठीक है, दिस इज टेस्ट क्रॉस। अगर मैं टेस्ट क्रॉस करा रहा हूं तो मुझे इसके गैमेट लिखने पहले। तो मैंने इसके गैमेट क्या लिखे? टी आर टी की पावर इधर स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, और यहां अगर मैं इसके गैमेट लिख दूं तो स्मॉल टी स्मॉल आर आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों पेरेंट जैसे हैं। ये पेरेंट है ना, ऑल राउंड। यहां पर ये क्या है? डॉर्फ रिंकल। ये पेरेंटल है। आप पेरेंटल के जीनोटाइप भी पहचानना सीखो। और ये क्या है बेटा? दोनों ये रिकॉम्बिनेंट है, और ये भी क्या है मेरे पास? रिकॉम्बिनेंट है। तो यहां पर मेरे पास मान लो मैंने एक आर्बिट्रेरी वैल्यू दे दी 3:1:1:3, तो पेरेंटल की परसेंटेज निकाल के दिखाता हूं आपको। मान लो ये एक वैल्यू दे दी, तो पेरेंटल कितने हैं? पेरेंटल ये पेरेंटल में है, दिस इज पेरेंटल, दिस इज पेरेंटल। पेरेंटल है 6/8। टोटल करो कितना आएगा? टोटल 8 आ रहा है, और पेरेंटल है 6/8 विच इज 75%। रिकॉम्बिनेंट 2/8 25%। मैं ऐसे एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ये भी रख सकता हूं। तो इसमें कितना आएगा? देखो यहां पेरेंटल कितना आ गया? टोटल आ रहा है 16, पेरेंटल आ गया 14/16 विच इज 12.5%, सॉरी विच इज 87.5%। मेरा सिर्फ आपको यह समझाने का पर्पस है कि ये दोनों ज्यादा होंगे सेंटर वाले से। क्यों ज्यादा होंगे सेंटर वाले से? क्योंकि वो रिकॉम्बिनेंट है। तो मान लो यहां रिकॉम्बिनेंट कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा, 100 में से माइनस कर दो। तो मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूं, ये तो कैलकुलेटेड वैल्यूज होंगी। आपको सिर्फ इतना समझना है कि पेरेंटल की वैल्यू रिकॉम्बिनेंट से ज्यादा है तो लिंकेज है, लेकिन अगर ये चारों 1:1 आ जाएंगे तो फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ये चीज ध्यान रखनी है। अब बात समझ में आई है भाई? अगर इक्वल होते तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता। यदि ये इक्वल होते, चारों 1:1 होते, तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केस होता। लिंकेज कहता है कि पेरेंट वाले ज्यादा होंगे। अब ज्यादा करने के लिए मैं इनको 1 लिखूंगा, तभी तो सिंपल रेशियो बनेगी। ये दोनों 1 लिख दिए, 3 हो गया, ये 7:1:7 हो गया, 15:1:1:15 कर लो। ये तो कुछ भी ऐसे रेशियो आ सकती है। हाँ यार, ये तो मैंने आपको बताई रेशियोज।
ठीक है। पीयूष कुमार सालास ने पेरेंट्स से भी ऐसी एक्सपेक्टेशन करते हो आप? बहुत ही सही। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिंकेज पढ़ रहे हैं। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो ये लेक्चर नहीं समझ आएगा, इसलिए मैंने बोला आपको कि प्लीज लास्ट लेक्चर देखना चाहिए था। तो लिंकेज के लिए मैंने आपको क्या बताया? लिंकेज के लिए मैंने आपको बताया कि आपने 3 1 1 3 ऐसे करके रेशियोज आ सकती है जिसमें पेरेंटल ज्यादा होंगे और रिकॉम्बिनेंट आपके पास क्या होंगे? कम होंगे। रिकॉम्बिनेंट की संख्या क्यों कम होती है आप याद करो, क्रॉसिंग ओवर होती है ना। मैंने आपको क्या बताया था? अगर ये चारों 1 1 आते हैं, चारों 1 1 आएंगे तो उसमें पेरेंटल भी 50% है, रिकॉम्बिनेंट भी 50% है। लेकिन अगर यहां पर पेरेंटल ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट कम है, तो रेशियोज बनेंगी, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। पर आप एक चीज समझ पा रहे हो? मुझे एक चीज बताओ जरा, एक तो ये क्रॉस है और एक ये क्रॉस है। मान लो एक रेशियो ये आई और एक रेशियो ये आई। मुझे बताओ किस केस में डिस्टेंस ज्यादा कम है? इस वाले में ए में या बी में? मैं आपको दो केसेस लिखता हूं, जिसको डाउट है मुझे बताना। देखो आपको मैंने क्रॉस बना के दिया, ध्यान से सुनना, जहां आप फंसे हो देखो क्या है। मैं आपको कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। मैं आपको कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, तो आपके पास टेस्ट क्रॉस में ये रिजल्ट आया, आपके पास टेस्ट क्रॉस में ये रिजल्ट आया, मान लो, ध्यान से देखना ये चीज, ये रिजल्ट आया। अगर आपके पास ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 आ रहा है तो इसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहे हैं। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ रहा है तो मुझे सोच के बताओ पेरेंटल कितना है? 50%, रिकॉम्बिनेंट कितना है? 50%। अब मेरे पास मान लो ऐसा ही कोई और क्रॉस कराया, उसमें रेशियो ये आ गई, ये क्रॉस बी था, ये क्रॉस ए था, ऐसे ही क्रॉस सी करा दिया, उसमें रेशियो ये आ गई। तो यहां वाले में पेरेंटल कितना है? 75%, रिकॉम्बिनेंट कितना है? 25%। यहां वाले में देखो बेटा ध्यान से, पेरेंटल आ रहा है 87.5%, रिकॉम्बिनेंट आ रहा है 12.5%। में कैसे निकाल रहा हूं? ये बीच वाले रिकॉम्बिनेंट है, ये दोनों पेरेंटल है। तो मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि इन दोनों में, क्रॉस बी और सी में, किसमें दूरी ज्यादा है? किसमें हमारे पास दूरी ज्यादा है? अगर ज्यादा दूरी होगी कौन सी जीन में? कैपिटल टी और आर में जितनी ज्यादा दूरी होगी उतने रिकॉम्बिनेंट ज्यादा आएंगे। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो मैं कहूंगा कि मान लो एक क्रोमोसोम ये बनाया टी और आर है और एक और जगह क्रोमोसोम बनाया टी और आर है, तो ये वाला इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आर्बिट्रेरी वैल्यू दी है। क्यों? क्योंकि यहां रिकॉम्बिनेंट कम है, यहां डिस्टेंस ज्यादा है, तो इस वजह से ये वैल्यू है। और अगर ये अलग अलग क्रोमोसोम पर होते तो हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता, पेरेंटल 50, रिकॉम्बिनेंट 50। कुछ आया समझ? समझ आया? अगर बी और सी में पूछा जाए तो सी का दूरी ज्यादा है ना, कम है। हाँ सी की देखो, सी में रिकॉम्बिनेंट कम है तो दूरी कम है, दूरी ज्यादा है इसलिए तो इसमें रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है। अब कुछ समझ आया? परसेंट कैसे निकाला आप देखो ना बेटा, देखो पहले टोटल करो, टोटल 8 आएगा, इन चारों का टोटल 8 आएगा। डिनोमिनेटर में पेरेंटल 3 और 3 कितना हो गया? 6, 6/8 कितना होता है? 75%। रिकॉम्बिनेंट कितना है? 2/8। ऐसे निकाल रहे हैं। अरे कुछ कुछ समझ आया? बताओ आगे चलें। बेटा क्यों समझ नहीं आ रहा है आपको? क्योंकि आप इस क्रॉस को समझ नहीं पा रहे हैं। ये टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस मैंने बना दिया, मैंने कहा ये टॉल राउंड है और ये डॉर्फ रिंकल्ड है, तो ऊपर ये टॉल राउंड है कि नहीं बताओ? टॉल राउंड, और यहां मैंने डॉर्फ रिंकल्ड लिखा है। अब आप खुद से सोचो कि इन दोनों में टॉल राउंड और ये डॉर्फ रिंकल्ड है, ये दोनों, ये और ये पेरेंट जैसे हो गए ना, इसके जैसे हो गए इसलिए पेरेंटल कह रहे हैं। और ये दोनों नया कुछ हो गया, टॉल के साथ रिंकल, डॉर्फ के साथ राउंड, इसलिए इन्हें रिकॉम्बिनेंट कह रहे हैं। अब सही है? हाँ थोड़ा सा आगे जाएंगे और मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब इस टेबल से समझो, अब इस टेबल से समझो। मान लो मैं आपको कहता हूं, ध्यान से सुनिए बेटा, मैं आपको कह रहा हूं कि एक इंटरेक्शन का नाम है जिसे हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। उसकी जो रेशियो आती है टेस्ट क्रॉस की, वो ये आती है कि नहीं? ये रेशियो आ गई किसकी? टेस्ट क्रॉस की। ठीक है, टेस्ट क्रॉस की ये रेशियो आती है जिसमें पेरेंटल कितने हो गए? 2/4। ये साइड वाले पेरेंटल है दोनों 2/4 विच इज 50%, और यहां रिकॉम्बिनेंट कितने हो गए? 2/4 जो कि 50% हो गए। यहां तक समझ में आई? अब हम क्या लिख रहे हैं समझना ध्यान से। अब हम लिख रहे हैं बेटा लिंकेज, अब हम लिख रहे हैं लिंकेज। ठीक है, लिंकेज में हमने क्या लिखा? एक रेशियो ऐसे लिखी, ठीक, एक रेशियो ये लिखी और एक रेशियो ये लिखी। आप ध्यान से देखो, मैंने 3 रेशियो लिखी अलग अलग। इन तीनों रेशियो में पेरेंटल कितना होगा? 6/8 इसमें होगा, 14/16 और 30/32। ये रैंडम वैल्यूज लिखी मैंने अपने पास से। कुछ बच्चों को लगा ये रेशियो क्यों मैंने रैंडम लिखी, याद नहीं करनी आपने, आपको तो सिर्फ ये समझना साइड वाले ज्यादा आ रहे तो पेरेंटल ज्यादा आ रहा है। अगर मैं वैल्यूज निकालूं यहां पर तो मैंने क्या किया, यहां आ गया 75%, तो रिकॉम्बिनेंट कितना आ गया? 2/8 विच इज 25%। अब आप देखो ध्यान से, यहां आ गया 87.5, तो यहां रिकॉम्बिनेंट कितना आ गया? 12.5, ये इसका आधा बना दिया। अब ये क्या है देखो, ये 93.75, तो यहां रिकॉम्बिनेंट कितना आ गया? 6.25। अगर आप ध्यान से देखो, ये यहां रिकॉम्बिनेंट डिक्रीज कर रहे हैं कि नहीं, और क्या बढ़ रहा है? पेरेंटल बढ़ रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। ऐसा क्यों है? रीजन बता रहा हूं। रीजन क्या है? डिस्टेंस कम हो रहा है, लिंक जीन के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। तो अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, मैं एक एरो ड्रॉ करूं ऐसे, अगर मैं एक ऐसे एरो ड्रॉ करूं जिसे आप देख सकते हो, अगर मैं इस तरीके से एक एरो ड्रॉ कर रहा हूं, जिस एरो में मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो, इस एक एरो ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, इसमें मैं कह रहा हूं कि डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन क्या कर रहा है? डिक्रीज। अगर डिक्रीज कर रहा है तभी तो पेरेंटल बढ़ रहे हैं और रिकॉम्बिनेंट घट रहे हैं। देख लो एक बार, ये समझ आया बेटा? क्वेश्चन पे सीरीज में नहीं, मैं दे दूंगा। हाँ अगर आप ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है, ये रेशियो मैंने ऐसी क्यों लिखी, मैंने क्यों लिखी देखो, इसका सम 8 है, इसका सम 16 है, इसका सम 32 है, और मैंने उसी हिसाब से लिख दिया, ये आधा होता चला जा रहा है। डिस्टेंस घटा है कि नहीं बताओ? देखो ना, डिस्टेंस घट रहा है, डिस्टेंस घट रहा है, उससे रिकॉम्बिनेंट कम हो रहे हैं और पेरेंटल बढ़ रहे हैं। देखो, और मान लो डिस्टेंस इतना कम हो जाए, इतना कम हो जाए, सुनो ध्यान से, डिस्टेंस इतना कम हो जाए कि रेशियो कुछ ऐसी आ जाए, ऐसी आ जाए, जिसमें पेरेंटल कितने आ गए और रिकॉम्बिनेंट कितने आ गए। अब देखो, इसका मतलब ये वाला जो केस है, ये नो क्रॉसिंग ओवर का है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, सुन लो ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि लिंकेज की टाइप होती है जिसे इनकंप्लीट लिंकेज कहते हैं।
इनकंप्लीट लिंकेज में कोई ना कोई रिकॉम्बिनेंट आता है, तो ये तीनों केस इनकंप्लीट लिंकेज के हैं। और एक ऐसा लिंकेज जिसमें कोई रिकॉम्बिनेंट ना आए तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज वो होता है, सुन लो ध्यान से, कंप्लीट लिंकेज वो है जिसमें मेरे पास एक भी रिकॉम्बिनेंट नहीं आया, सिर्फ पेरेंटल टाइप आई और उसमें कोई क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हुई, तो दूरी इतनी कम हो गई, वो जीन इतनी पास आ गई कि उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, उसे कहते हैं कंप्लीट लिंकेज या टाइट लिंकेज। टाइट लिंकेज का मतलब होता है इतनी पास है कि रिकॉम्बिनेंट ना के बराबर या बहुत कम। तो अगर आप ध्यान से देखो, रिकॉम्बिनेंट की हाईएस्ट वैल्यू इज 50 एंड लोएस्ट वैल्यू इज 0। तो जैसे जैसे दूरी, मैक्सिमम दूरी 50 कब, जब अलग क्रोमोसोम पे, देखो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिकॉम्बिनेंट विच इज 50%। मैक्सिमम वैल्यू इज 50 कब, जब अलग क्रोमोसोम पर है। पर एक ही क्रोमोसोम पर है, जो डिस्टेंस देख लो जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे रिकॉम्बिनेंट घट रहे हैं, और इतना कम हो जाए कि जीन इतनी पास हो जाए कि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो ही ना, उसे कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। और इनकंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है कि जीन के बीच में दूरी तो है, कुछ क्रॉसिंग ओवर होगा पर उस दूरी के हिसाब से होगा। तो रिकॉम्बिनेंट यहां तो आएंगे, यहां कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं आएगा। कुछ आया समझ? एक बार देखो जल्दी से। अब एक बार अगर आपको ये रेशियो दिख रही है, मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बार समझने की कोशिश करना ध्यान से, जो मैं समझाऊंगा उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है? मैं जो बताऊंगा एक बार कोशिश करना समझने की। देखो, आपके पास ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है? ध्यान से देखना, ये एक क्रोमोसोम मान लो है, ऐसा एक और है, ऐसा एक और है, ठीक है? इन पे जीन्स लिख रहा हूं, यहां कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी। मैं ये कह रहा हूं कि ये डिस्टेंस देखो और ये कंपेयर करो और ये कंपेयर करो। यहां डिस्टेंस बहुत कम है, अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो लीस्ट चांस है क्रॉसिंग ओवर का। तो अगर इतना कम चांस है क्रॉसिंग ओवर का तो रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू लो होगी ना। यहां डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां ज्यादा चांस है, मोर चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो हो सकता है जो रेशियो मैंने लिखी, जो मैंने रेशियो लिखी 3 1 1 और 3, ये हो सकता है इसके लिए हो, और ये वाली जो रेशियो लिखी मैंने वो हो सकता है इसके लिए हो जिसमें कम रिकॉम्बिनेंट आए थे। और एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि जीन्स इतनी ज्यादा पास हो, जीन्स इतनी ज्यादा पास हो कि क्रॉसिंग ओवर हो ही ना। मतलब इतनी पास है, ये जैसे ए यहां लिख दिया, ये बी एकदम पास लिख दिया इसके, तो क्रॉसिंग ओवर हो ही ना। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो रिकॉम्बिनेंट कितना आएगा? रिकॉम्बिनेंट 0, पेरेंटल 100। ये उसकी रेशियो मैंने ऐसे लिख दी थी, ये किया हुआ है, यही तो पढ़ा रहा हूं जब से। देख भाई, मेरे को कोई इस बात पे क्वेश्चन नहीं करेगा कि सर आप इतनी देर से ये चीज मेरे को समझाना है अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा उस चीज को। ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, आप में से जिसको आ गया दोबारा देखो और अच्छे से आएगा। आप ये चीज नहीं बोल सकते कि सर मुझे आगे आप आगे पढ़ा दो, मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, आपको समझाना है मैंने बस सारी चीजें, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझने की बस कोशिश करो। हम क्या करते हैं, हम लिंकेज पढ़ते हैं। लिंकेज दो तरह की होती है, कंप्लीट और इनकंप्लीट। कंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है कि जीन इतनी पास है कि कोई रिकॉम्बिनेंट आएगा ही नहीं, और इनकंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है कोई ना कोई रिकॉम्बिनेंट आएगा, पर उसमें भी दूरी मैटर करती है, ठीक है? क्लियर? अब मैं इस चीज को लिख रहा हूं, बेटा जो मैंने समझाई रेशियो मैंने किस लिए लिखी आप ध्यान से देखो। अगर आपको यहां पर दिखे तो अगर आप ये चीज समझ सको, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो रिकॉम्बिनेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? मैं कहूंगा 50%, और मिनिमम कितनी आएगी? 0। मिनिमम कितनी आएगी? 0। ये वो केस है जो कंप्लीट लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज है, ये वो केस है बेटा, कंप्लीट लिंकेज है। और ये वो केस है जिसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहे हैं। अब अगर अगली बात आप समझ सको, ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट लिंकेज, ये मेरे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। मिनिमम मेरे पास कितनी होगी? 0, और मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या होगी? 50% होगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, और ये मेरे पास क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात आ गई, और ये मेरे पास कंप्लीट लिंकेज की बात आ गई। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैक्सिमम वैल्यू 50 हो गई, मिनिमम 0 हो गई। अब मैं यहां पर और लिख रहा हूं, और लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो, इसके बाद मैं और लिख रहा हूं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिख दिया मैंने, कंप्लीट लिंकेज लिख दी। अब इसके बीच में जो वैल्यू आती है, मतलब 50 से 0 के बीच में, वो इनकंप्लीट लिंकेज होती है, उसे हम इनकंप्लीट लिंकेज कहते हैं। तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा, सुन लो ध्यान से, आपने ये समझा, आपने ये समझना है कि लिंकेज दो प्रकार का होता है। एक होता है कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज में नो क्रॉसिंग ओवर, और इनकंप्लीट लिंकेज में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। तो उस केस में रिकॉम्बिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, बट लेस देन कितना होगा? लेस देन 50 होगा। और यहां पर रिकॉम्बिनेंट कितना होगा? 0 होगा। पेरेंटल 100, यहां पेरेंटल मोर देन 50 एंड लेस देन 100। अगर इतनी बात ऑब्जर्व करके याद हुई तो सही है। फरहान रजा पढ़ाने दे भाई, मुझे मेरी परेशानी है वो, सिलेबस मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारा टाइम खत्म करने की, तुम्हारी नहीं है वो, ठीक है ना? हाँ, कभी ऐसा बोलते हो पेरेंट्स को कि पापा और पैसा कमा के लाओ, हमें कम पड़ रहा है, थोड़ी होता है। हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स जैसे ही हैं बेटा, हम, हमारी जिम्मेदारी है आपको अच्छे से कराना, आपकी तो नहीं बोलने की इसमें, ठीक है? हाँ, ठीक है, मैं बिल्कुल आपको, अब देखो मैं क्वेश्चन कैसे कराऊंगा आपको समझ में आएगी क्वेश्चन से। मैं कुछ ऑब्जर्वेशन है, ध्यान सुनो, ये देखो पहला क्वेश्चन, इससे देखो, ठीक है? क्लियर? ध्यान से सुनो, अब आओ एक बार और देखते हैं ना, फिर कोशिश करते हैं। देखो, इफ द रेशियो ऑफ इसका रेशियो इसके साथ ये आ रहा है, बताओ लिंकेज है कि नहीं? देखो क्वेश्चन ये है कि रेशियो ये आ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि लिंकेज है कि नहीं है। देखो जल्दी से,
हाँ अभी रेशियो से डिस्टेंस भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ जल्दी से लिंकेज है कि नहीं है। मैं कहूंगा यस लिंकेज है। मुझे कैसे पता चला लिंकेज है, कैसे पता चला, ऐसे पता चला ये 1 1 नहीं है। अगर रेशियो चारों की 1 होती तो कहता लिंकेज एब्सेंट है, लिंकेज है। अब आपसे पूछा जाए पेरेंटल कितना है, तो पेरेंटल टोटल देखो, ये रेशियो का मतलब ही यही है कि ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है। तो पेरेंटल हो गए, दोनों काउंट करो, इन दोनों को ऐड करो, 6/8 कितना आ गया 75%, रिकॉम्बिनेंट कितना आ गया 25%। अगर टोटल प्रोजेनी 1000 है तो पेरेंटल कितना था 75%, कितनी आ गई 750, रिकॉम्बिनेंट कितने आ गए 250। और मैं अगर आपको क्रॉस के रूप में दिखाऊं तो देखो ये कैसे लिखेंगे हम, ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों देख रहे हो, ये बीच वाले रिकॉम्बिनेंट है यहां पर, तो ये 750 है, 750 ये दोनों मिलाकर है, आधा कर लो इसका, 750 ये दोनों मिलाकर है तो 375 ये हो जाएगा, 375 ये हो जाएगा, ये 125 और ये 125, क्या ये 3:2, ये क्यों किया मैंने, देखो दोनों को मिलाकर 750, इसका हाफ करो, हाफ इधर लिखा हाफ इधर लिखा, दोनों को मिलाकर रिकॉम्बिनेंट 250 है तो 125 125 ये देखो क्या किया मैंने, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब ये हुआ अगर चारों 1 नहीं है, या रेशियो, ये तो टेस्ट क्रॉस से कर रहे हैं, अगर रेशियो 9331 नहीं आती, नॉर्मल क्रॉस कराता तो लिंकेज है। क्लियर है? हाँ लिंकेज का मतलब एक ही क्रोमोसोम पे है, उससे पेरेंटल नहीं आता बेटा 100%, सॉरी पेरेंटल आपका मतलब कितना आएगा 50 से ज्यादा 100 के बीच में। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, इतना इंटू इतना इज 3113, देन एक्सप्लेन लिंकेज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। तो पेरेंटल कितना हो गया 6/8 75%, रिकॉम्बिनेंट कितना हो गया निकालो ना, इसे रेशियो से बनाओ ना, रेशियो से बनाओ, रेशियो के हिसाब से बनाओ। क्लियर? जरा ये वाला देखो, एक सवाल और है तुम्हारे लिए ऐसा, जरा देखो मुझे बताओ, ये देखो इसको टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं है ना, इसका नंबर बताना आपको, तो टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं तो ये आएगा आपके पास, लिखना सीख लो पहले से, ये दोनों पेरेंटल हो गए ऐसे वाले, फिर रिकॉम्बिनेंट में यहां स्मॉल स्मॉल होता है, यहां स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल, ये 7 दे रखा है, ये 1 ये 1 ये 7, आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कितना आएगा, तो टोटल कितना हुआ सम, टोटल हुआ कितना 16, और ये कितना आ गया, अब देखो पेरेंटल कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, पेरेंटल आ जाएगा, तो पेरेंटल में लिख देता हूं डायरेक्टली, पेरेंटल आ गया कितना 14/16 विच इज 12.5%, पर इस 12.5% जो मैंने यहां लिखा है वो इसको और इसको मिलाकर है, आपसे अकेला ये पूछा है, आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिलाकर 12.5 आ रहा है, आपसे अकेला इसका नंबर पूछा है, तो इसका अकेले का नंबर कितना हो जाएगा 6.25%। अगर इसका नंबर 6.25% है, आप सोचो ध्यान से, अगर इसका परसेंटेज 6.25% है तो टोटल 1000 में ये कितने आ जाएंगे 63 आ जाएंगे कि नहीं, 6 तक रुक जाओ एक मिनट, नहीं 12.5 नहीं आएगा ना, गलत कर दिया, ये आएगा हमारे पास 87.5, अभी मैं कहूं ज्यादा कैसे आ गया 87.5% आएगा। अब इसका हाफ कर लो, इसका हाफ कर लो आप, है ना, इसका हाफ कर लो 87.5 का जो भी आएगा आपके पास, मान लो 43 पॉइंट जो भी आ रहा है, इसका हाफ कर लो तो 1000 में निकाल लो, कर लोगे, हाँ 12.5 नहीं आएगा बेटा, गलती से लिख दिया मैंने, मिस्टेक मान लो क्योंकि कैलकुलेशन होती है हम लोग, तो इस चीज को कह रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या किया हमने 14/60 है ना, तो 87.5 आया, तो 87.5 का मतलब 875 आ गए, 875 कौन है, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के 875 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये नंबर आ जाएगा, कर लोगे, अरे कर लोगे बताओ, हाँ जल्दी बताओ, मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अपने दिमाग में बिठाओ, अगर 4 बार 1 नहीं आता तो ये पेरेंटल है, ये बीच वाले रिकॉम्बिनेंट है, और पेरेंटल ये दोनों है, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है, तो आप नंबर निकाल सकते हो ऐसे, क्लियर, ठीक है। हाँ अब मैं आपको बेटा कुछ चीजें करा रहा हूं, जो आपके ड्रोसोफिला का एक क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला का क्रॉस एनसीईआरटी में दे रखा है, उस क्रॉस को और समझ लो, वो मैं समझा रहा हूं जो एनसीईआरटी का क्रॉस है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर भाई, ये 87.875 आ गया ना, इसका हाफ कर लो, और पॉइंट में इंडिविजुअल नहीं आएगा, इसका हाफ करके मान लो जो भी आ रहा है आपके पास, उसका पॉइंट को प्लस कर देना, मान लो 62.5 आता है तो 63 लिख देना, पॉइंट में थोड़ी पैदा होगा कोई, क्या कर रहे हो 42 3.25 थोड़ी आएगा, वो परसेंटेज है, अरे कर लोगे, हाँ हाँ मैं वो आपको वो क्रॉस समझाने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी में दे रखा है ड्रोसोफिला का, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। सबसे पहले समझो, ये कर सकते हो, पहले बताओ जरा, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, मैं देखूं किसको आ रही है, ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से, देखिए कौन बताता है, पहले इसका आंसर बताओ, इफ लिंक जीन्स आर नॉट सेपरेट थ्रू क्रॉसिंग ओवर देन, इसका आंसर बताओ जल्दी, कह रहा है आपसे लिंकेज है, लिंकेज प्रेजेंट, और साथ में कह रहा है नो क्रॉसिंग ओवर, इसमें क्या होता है पेरेंटल 100%, रिकॉम्बिनेंट 0%, कौन सा आंसर आएगा 100% पेरेंटल, ये 50% पेरेंटल नहीं, 50% रिकॉम्बिनेंट नहीं, देखो यहां से 100% रिकॉम्बिनेंट नहीं आ गया, बहुत सही बेटा, आपको समझ में आना चाहिए चीजें, नहीं तो आप गलत करके आओगे एग्जाम में, फिर इफ रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस इज इतना, बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस मैं खुद बनाता हूं, और ये शायद आपको धीरे धीरे पता चलेगा, मुझे किसी की बुक की ऐसा जरूरत होती नहीं है कभी भी ज्यादा, तो धीरे धीरे आ जाएगा, कोई बात नहीं, वो आपको ये दे रखा है, हाँ भाई पेरेंटल 75%, रिकॉम्बिनेंट कहां है पेरेंटल, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट फर्स्ट आ जाएगा ये भी, है ना, ठीक है, हाँ इसको देखते हैं, इस वाले को,
इस वाले को देखते हैं, इसकी टेस्ट कॉस्ट क्या है, तो टेस्ट कॉस्ट का मतलब ये होगा, ठीक है। तो इसमें ये दोनों पेरेंटल आ गए, आपको पता है दोनों एकदम वैसे ही पेरेंटल हो गए, ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है। रिकॉम्बिनेंट कितने होंगे, वो ये वाले होंगे, आर स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रिकॉम्बिनेंट है दोनों, ये रिकॉम्बिनेंट हो गए। इसमें से इसका नंबर पूछा है, तो ये कितना कितना रखा है आप देख लो, 7 1 1 7, 1/16 इंटू 1000 कितना आ जाएगा, 1/16 कितना होता है, 6.25% इंटू 1000 विच इज 62.5, इतना ही आएगा है, हाँ इतना ही आना चाहिए, ठीक है, विच इज 63। क्या आंसर आ रहा है, कर पाओगे? अरे भाई इन दोनों को जोड़ के 12.5 है, इन दोनों को जोड़ के आ रहा है, 2 अपॉन में 16 आता है इंटू 100, 1/8 विच इज 12.5। ये इन दोनों को जोड़ के है, मैं अकेले की वैल्यू कह रहा हूं, यहां देख लो, अकेले की वैल्यू निकालनी है इसकी। अरे 62.5 आ रहा है ना, पॉइंट में थोड़ी पैदा होगा कोई, ठीक है। अब जाके कहीं किसी के पैकेज में चेक कर लेना, ऐसे क्वेश्चन किसी ने कराया आपको कभी, है ना, किसी को नहीं कराता नॉर्मली, ठीक है। हाँ डिस्टेंस वाले में कराऊंगा अभी आपको, अभी तक पहले डिस्टेंस भी बता देता हूं, क्रॉस से पहले, ताकि आप कर पाओ, इधर देखना ध्यान से, देखो, हाँ इधर देखो बेटा, देखो ध्यान से सुनो, ये चीज तुम्हें समझ आई होगी। मोड इज डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक जीन्स, मोर इज रिकॉम्बिनेंट। तो हुआ क्या था, कहानी कहां पर है, सुन लो ध्यान से। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम क्या नाम देते हैं, हम टॉपिक को नाम देते हैं एक तरीके से, हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस को रिलेट करते हैं, लिंकेज मैप बोल देते हैं, या एक तरीके से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को रिलेट करते हैं, मतलब किससे, क्रॉसिंग ओवर से। तो मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पर जो टॉपिक का नाम है, किस चीज को समझो ध्यान से, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, हम डिस्टेंस को रिलेट कर रहे हैं किससे, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट से, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट से डिस्टेंस को रिलेट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, मैं जो बताऊंगा आप सुनना ध्यान से। देखो आपके पास जब 25% रिकॉम्बिनेंट आया था और एक आया था 12.5% रिकॉम्बिनेंट, ये मान लो केस 1 था और यहां पर केस 2 था, तो ज्यादा मेरे पास कहां था, सुनना ध्यान से, दो केस था, केस 1 और केस 2, मुझे बताना ज्यादा डिस्टेंस कहां था, यहां ज्यादा डिस्टेंस है, मोर डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन। इतनी चीज समझ में आई, लिंक जीन के बीच में उतना ही ज्यादा डिस्टेंस है, जितना ज्यादा, सुन लो ध्यान से, जितनी परसेंटेज है उतना ही ज्यादा डिस्टेंस आएगा लिंक जीन में, उतना ही रिकॉम्बिनेंट आएंगे, मोर इज रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि मेरे पास उतने ही ज्यादा चांस होंगे, क्या, मोर चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये वाली बात समझ में आई, पहले बताओ, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, सुन लो ध्यान से, जितना ज्यादा दूरी होगी उतने क्रॉसिंग ओवर के चांस होंगे, उतने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट आएंगे। हुआ क्या था बेटा, मॉर्गन का एक स्टूडेंट थे, टीएच मॉर्गन, जिन्होंने ड्रोसोफिला पे क्रॉस करा और लिंकेज बताई, उनके एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था स्टर्टीवेंट। तो स्टर्टीवेंट ने क्या किया, स्टर्टीवेंट ने रिलेट कर दिया, तो स्टर्टीवेंट ने रिलेट रिकॉम्बिनेंट विद रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक जीन्स। मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से, हमारे पास मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे स्टर्टीवेंट, उन्होंने क्या किया, दो लिंक जीन के बीच की दूरी उसके रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज से रिलेट कर दी। उन्होंने एक यूनिट करी यूज में बताने जा रहा हूं वो क्या है, उन्होंने क्या किया, सुन लो ध्यान से, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मान लो ए और बी के बीच में, देखो मैं क्रोमोसोम बना रहा हूं, ध्यान से देखना, उन्होंने कहा ये मान लो क्रोमोसोम है, देखो जरा, मान लो ये क्रोमोसोम है, इसमें ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच में 25% रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, तो उसको उन्होंने यूनिट को नाम दे दिया 25 सेंटीमॉर्गन की दूरी। जैसे हम क्या करते हैं बेटा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या कोई और पैरामीटर यूज करते हैं, ये रिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब ये एब्सोल्यूट, जैसे ये कोई सेंटीमीटर की दूरी नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक ऐसे ही अज्यूम की हुई दूरी है, किसके थ्रू, कि अगर 25% रिकॉम्बिनेंट बनेंगे तो 25 सेंटीमॉर्गन की दूरी होगी, तो उन्होंने एक यूनिट दे दी सेंटीमॉर्गन, कहा भाई जितने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट होंगे उसी के हिसाब से क्या बनेगी, दूरी बनेगी, जिसे उन्होंने नाम दिया सेंटीमॉर्गन, सीएम लिखते हैं हम लोग। तो उन्होंने एक ऐसे बोला, उन्होंने बोला कि परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट इज इक्वल टू, ध्यान से सुनेंगे, या एक इज इक्वल टू, उन्होंने क्या बोला बेटा, रिलेटिव डिस्टेंस, और उसको एक और नाम दिया चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ऐसे नाम दिया। उन्होंने कहा कि मान लो 25% का चांस है या 25% रिकॉम्बिनेंट बने, तो मेरे पास दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमॉर्गन, 12.5, ध्यान सुने, 12.5% रिकॉम्बिनेंट बने तो 12.5 एक डिस्टेंस बना दिया सेंटीमॉर्गन में। कुछ आया समझ, जल्दी बताओ बेटा, नहीं सेंटीमॉर्गन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये वो देखो, मैं यहां खड़ा हूं, मान लो आप यहां खड़े होते, तो ये हम दोनों के बीच की रिलेटिव दूरी है, एब्सोल्यूट दूरी नहीं है, एब्सोल्यूट मतलब मेजर्ड वैल्यू नहीं है, बस ये डिस्टेंस बता रहे हैं किसके थ्रू, कि हां भाई ए बी से इतना दूर है एज कंपेयर टू सी, मान लो कम होता, उस तरीके से कर रहे हैं। फिर एक बार रिपीट करेंगे बेटा, ये हाइपोथेटिकल का मतलब ये हुआ कि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये सिर्फ क्या है कि रिकॉम्बिनेंट बनने के चांस है उसके बीच की दूरी, जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूं, ऐसा कुछ किया हुआ है, देखो नहीं आया, फिर बता रहा हूं यार, क्यों परेशान हो, इतना क्यों परेशान होते छोटी छोटी बात पे। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं आपको दिखाऊंगा, मान लो मैंने एक क्रोमोसोम बना दिया, इस क्रोमोसोम पर मैंने कहा ए और बी, इसके बीच की दूरी 20 सेंटीमॉर्गन है, सीएम का मतलब 20 सेंटीमॉर्गन, यहां मैंने सी लिख दिया, मैंने कहा इसके और इसके बीच की दूरी, ध्यान से देखेंगे, इसके और इसके बीच की दूरी 25 सेंटीमॉर्गन है। अब ध्यान से देखना, इसका मतलब यह हुआ कि ए एंड बी के बीच में परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने बनेंगे,
25% बनेंगे और बी और सी में परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने बनेंगे? हम लोग लिखे यहां पर कितने बेटा? ए और बी में 20 आ गया ना, 20 आ गया 20%, और यहां कितना आ गया 25%। ये पढ़ रहे बेटा हम लोग, समझो ध्यान से। तो ये इसकी आपस में इनके कंपैरिजन में इसकी दूरी है, ये सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमॉर्गन है। ठीक है बेटा? ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक सिंपल सी बात बताता हूं, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसका टेस्ट क्रॉस कराया और उसके रिजल्ट ये आए। इसका मतलब ये भी तो है, रिजल्ट देखना ध्यान से, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है, ये पेरेंटल है, तो ये दोनों कितने परसेंट हुए? 20%। तो ये कितने परसेंट हुआ? 80% हुआ कि नहीं? ये समझ आया? ये दोनों 20 है, तो ये वाला क्या हुआ? 80 हुआ कि नहीं? और अगर मुझे ए और सी का मैं बता रहा हूं आपको, देख लो खुद से आप, ये देखो, ये अगर 20 है तो ये वाला कितना है? पेरेंटल है ना, ये 80% आएगा। अच्छा अगर ये वाली बात समझो तो इसका मतलब ये हुआ ना, बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल बी ये हो गया। तो इसके अगर आप लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे, ये वाले पहले तो आपने पेरेंटल लिख दिए और फिर आपने क्या लिख दिया बेटा? ऐसे इस तरीके से लिखा। ठीक है, तो ये कितने दे रखे हैं? 25, तो ये दोनों मिला के 75 नहीं हुए? बताओ। बोलो जल्दी बेटा। अगर आपको ये बात समझ में आई तो मुझे अब बताना जरा, समझ आई बेटा? ये रिलेटिव डिस्टेंस है। मेरी बात सुनो ध्यान से, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, नीट में भी और स्कूल के एग्जाम में भी। क्लियर? ध्यान से देखो, मैं आपसे ये चीज पूछना चाह रहा हूं, अगर आप बता पाओ तो। अब मान लो आपको एक क्रोमोसोम दे रखा है, इसमें आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, कैपिटल डी और कैपिटल ई। ये 15% है, ये 10% है और ये 5% है। मुझे देखो कर पाते हो कि नहीं, मैं आज ये देखना चाह रहा हूं बस। मुझे ये बता दो कि ये कितने परसेंट होगा? जल्दी बताओ। अरे ड्रॉसोफिला कर लिया भाई, पहले भी तो देख लो, टॉपिक की गहराई तो देखो कहां जा रहा है। इधर देखो, ये कितना है? ये दोनों 15 है, तो ये मिला के 85 है दोनों, तो ये 85/2 आएगा। समझ आया? अरे समझ आ रहा है? हाँ, कोई मुझे जरा ये बताओ, देखें ये कौन बता रहा है? अरे बेटा आप देखो ना, ये इन दोनों की परसेंटेज कितनी है? 15% है, तो रिकॉम्बिनेंट कितने हो गए? 15 हो गए, तो पेरेंटल कितना होगा? 85% होगा। 85% में ये और ये दोनों साथ मिलाकर है ना, तो मैंने तो अकेला ये पूछा है। अब मैंने ये पूछा आपसे, तो सबसे पहले ए और डी को निकालो, कितना रिकॉम्बिनेंट? रिकॉम्बिनेंट 15% प्लस 10% ऐड करो, इसको इससे ऐड कर दो, कितना हो गया? 25% आ गया कि नहीं? तो रिकॉम्बिनेंट मेरे पास 25% है, पेरेंटल कितना आएगा? पेरेंटल आएगा कितना? 75%। और ये मेरे पास एक पेरेंटल है ना, ये पेरेंटल दो होते हैं, तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल डी स्मॉल डी, ये दोनों पेरेंटल हो गए। तो इन दोनों को मिलाकर, इसको मिलाकर 75 है, तो ये वाला अकेला कितना होगा? 75/2। बेटा देखो, ए और डी में ये दोनों ऐड हो गए, 15 और 10 ऐड हो गए 25%। इसका मतलब 20, यहां परसेंटेज नहीं है क्योंकि सेंटीमॉर्गन लिखा होगा, तो 25 सेंटीमॉर्गन 25%। अरे कर पाओगे इसे? बच्चे देखो, परसेंटेज में तो आप इतना ही लिखोगे, इसको 38 नहीं करोगे, 30 क्या आएगा? 37.5 होगा। अगर कोई नंबर लिखना होगा तब आप उसको होल वैल्यू करोगे, वैसे 38 ही रहेगा। देखो बेटा, अगर आपसे कोई पूछे ये बताओ जरा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई निकालो, तो कितना ऐड होगा? 15 10, ये पूरा 30% आ गया। 30 सेंटीमॉर्गन है, ये 30 सेंटीमॉर्गन आ गया बेटा। इसको ऐड किया, तो अगर आपसे कोई कहे कि बता मुझे बताओ ये कितने आएंगे, तो ये कितने आएंगे बेटा? इसमें ये रिकॉम्बिनेंट दे रखा है, पेरेंटल कितना आएगा? 70%, उसका हाफ हो गया ना, 35। अरे कर लोगे आप तो, आओ ड्रॉसोफिला पढ़ते हैं, चलो शायद आप ये सवाल कर सकें, इसके लिए मेहनत कर रहा था मैं। ये वाला देख लो, हाँ इसके लिए मेहनत कर रहा था, करना कुछ क्या देखा है? इसको इससे टेस्ट क्रॉस करा रहे, ये वाली देखिए, ये करा रहे बेटा, इससे टेस्ट क्रॉस करा रहे, 4 आएंगी प्रोजनी, 4 आएंगी। ये दे रखी है, कितनी कितनी रखी है देख लो, ये इसमें एक दे रखी है बस, कौन सी वाली? ये वाली दे रखी है, ये ना, ये 125 दे रखी है। अब ये 125 होगी, ठीक है, क्लियर, सही है। और टोटल कितना है? 1000। बना लेना इसको, टोटल 1000 है,
रिकॉम्बिनेंट 250 हो गया, तो पेरेंटल आ गया 750। तो इसका मतलब रेशियो क्या आएगी, आप देख सकते हो खुद से, 750 आ गई। पेरेंटल कितने आ गए, 750। तो यहां पर आ गया 375, 375, 750 को हाफ किया, रेशियो बन गई 3113। रिकॉम्बिनेंट कितने आ गए, 25%। 25% का कितने मैप यूनिट, जिसको नहीं समझ आया ध्यान से करना। अरे हो जाएगा बेटा, आप में से गड़बड़ क्या करोगे, इसको ले लोगे, रिकॉम्बिनेंट दोनों मिलाकर होता है, रिकॉम्बिनेंट दोनों मिलाकर होता है। ये मुश्किल क्वेश्चन में काउंट होते हैं, ये वाले हम लोग लिंकेज के सबसे मुश्किल क्वेश्चन काउंट करते हैं, ठीक है। हाँ, इससे मुश्किल लिंकेज पे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, हाँ, इससे मुश्किल नहीं आते किसी भी तरह की परीक्षा में। क्लियर। अब 25 क्यों आया, जिसको डाउट हो रहा है सुन लो ध्यान से, 125 ऐड होगा क्योंकि दोनों को मिला के रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। अब आप रेशियो देखो क्या आएगी, ये 125 गिवन है, ये 125 हो जाएगा, दोनों मिला के 250, तो ये दोनों 750, हाफ हाफ कर दिया मैंने। अब ये रिकॉम्बिनेंट 250 है, विच इज 25% आउट ऑफ 1000, इसलिए रिकॉम्बिनेंट 25 मैप यूनिट आ गया। ठीक है, एक ऐसा असाइनमेंट मेरा खुद का बनाया हुआ, उसको सॉल्व करना मैं आज दे दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, और पैकेज खोज लेना, ऐसा कोई क्वेश्चन किसी के भी पैकेज में, किसी की पुस्तक में या किसी के भी मॉड्यूल में मिल जाए, ये सब मैं ही कर रहा हूं ऐसे, और ऐसे बनाए हुए क्वेश्चन खुद से मैंने, इसलिए लिंकेज को डेप्थ के लिए बस। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा नहीं मिलेगा। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ भाई, ड्रोसोफिला पे बात कर लेते हैं, आ जाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बार फिर से देख बेटा लेक्चर, और एक काम और करोगे, इसका जो सोल्यूशन होगा डीपीपी का मैं दूंगा, इस वाले क्वेश्चन का, लिंकेज वाले का, सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, आओ जल्दी आओ, ड्रोसोफिला पे आओ, ड्रोसोफिला पे आओ। देखो क्या था, ड्रोसोफिला का कॉज देखो जल्दी से बेटा, ड्रोसोफिला पे बात करते हैं। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब ध्यान से सुनना, मैं जो ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। ड्रोसोफिला पे हम लोग बात कर रहे हैं, ड्रोसोफिला जेनेटिक्स पे बात कर रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने वाला हूं। ड्रोसोफिला क्या है, हाउस सॉरी फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ड्रोसोफिला पे टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, टोटल क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं बेटा 8, 2n = 8 लिखते हैं। ठीक है, अच्छा देखो ड्रोसोफिला में कैसे दिखते हैं क्रोमोसोम, ध्यान से सुनना। मान लो एक क्रोमोसोम ये है, एक ये है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये है, एक ये है। इसके अलावा ड्रोसोफिला में x और y क्रोमोसोम होता है। सुनो ध्यान से, ये जो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं इन्हें ऑटोसोम कहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोसोम, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम। और आपको सबको बता दिया मैंने कितने क्रोमोसोम है, टोटल 8। तो ड्रोसोफिला जो है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ड्रोसोफिला में टोटल 8 क्रोमोसोम है, आपको मैंने दिखा दिया कैसे। ठीक है, जिसमें से 6 ऑटोसोम है, फिर x और y है। तो हमारे सिलेबस में क्या दे रखा है, ऑन x क्रोमोसोम कुछ कैरेक्टर प्रेजेंट है, इसको पढ़ाया एनसीईआरटी ने, सम ट्रेट प्रेजेंट, इसके बारे में पढ़ाया, ये बताने जा रहा हूं। यहां तक समझ में आई बात, जल्दी बोलो। सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम्स कहते हैं, वो हम आगे करेंगे फिर से, लेकिन अभी के लिए समझो ध्यान से। क्लियर। ठीक है, हम इस एक्स वाले के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, आपके पास एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें भाई, सुनो 5-7 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं, समझा दूंगा बस। अब देखो ध्यान से सुनो बेटा, हमने क्या किया, एनसीईआरटी में क्या किया हुआ है, एनसीईआरटी में 3 कैरेक्टर दे रखे हैं ऑन एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम पे 3 कैरेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, जरा ये देखो बेटा, मेल जो होगा, मेल में एक्स वाई होगा, और फीमेल में ड्रोसोफिला में एक्स एक्स होता है। जैसे कि ये तो मैंने मेल बना रखा है, दिस इज फॉर मेल, और अगर फीमेल होता तो यहां पर मैं क्या लिखता, एक्स एक्स लिखता। तो मेल में एक्स वाई है, फीमेल में एक्स एक्स है, जैसे ह्यूमन में होता है, ड्रोसोफिला में भी एक्स एक्स और एक्स वाई ही होता है। तो अभी हम बात करेंगे इस पर। तो अभी के लिए मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर ये देखो, मैं कह रहा हूं 3 कैरेक्टर है एक्स क्रोमोसोम पे, 3 कैरेक्टर है। तो मुझे बताओ, अगर 3 कैरेक्टर में नाम लिख देता हूं उसके, ये मैंने बना दिया एक्स क्रोमोसोम, ध्यान से देखना, दिस इज एक्स क्रोमोसोम, इस पर 3 अलग अलग कैरेक्टर है। ठीक है, एक का नाम है बॉडी कलर, एक कैरेक्टर का नाम है बॉडी कलर, सुनना ध्यान से, बॉडी कलर, पहले समरी समझो इसकी। दूसरे कैरेक्टर का नाम है आई कलर, और तीसरे कैरेक्टर का नाम है विंग शेप। अब मुझे सोच के बताना, मैं आपको कैरेक्टर बना के दिखाता हूं, पहले ध्यान से देखना। ये मैंने 2 एक्स क्रोमोसोम बना दिया, मैंने ये 2 एक्स क्रोमोसोम बनाया, ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूं। ये मैंने क्या बनाया बेटा, ये एक्स क्रोमोसोम बनाया, ये मैंने फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम बना दिए, ये एक्स क्रोमोसोम फीमेल में है। बच्चे ये नहीं समझ पाते कि हो क्या रहा था, ध्यान से देखो, भी समझ आ जाएगा, 1 मिनट लगेगा बस। क्या ये लिंकेज है, एक से ज्यादा कैरेक्टर प्रेजेंट लिंकेज है? तो देखो मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पर लिखा येलो बॉडी, तो येलो बॉडी रिसेसिव है, ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है। मैंने यहां लिख दिया व्हाइट आई, और यहां लिख दिया रेड आई। यहां लिखा मैंने मिनिएचर विंग, मिनिएचर का मतलब होता है छोटा विंग, और यहां मैंने लिखा नॉर्मल विंग। अब आप देख सकते हो, मैं इसके लिए सिंबल यूज करने जा रहा हूं, देखना जरा। मैं ब्राउन बॉडी के लिए, ध्यान सुनो बेटा, ब्राउन बॉडी के लिए वाई प्लस लिखूंगा, क्योंकि हमने डोमिनेंट के लिए वाई टाइप के लिए प्लस लिखा था। तो येलो बॉडी के लिए मैं वाई लिख रहा हूं, डब्ल्यू लिख रहा हूं मैं, छोटा डब्ल्यू इसके लिए, और डोमिनेंट के लिए प्लस लिख रहा हूं, वाई टाइप। ऐसे इसमें एम प्लस लिख रहा हूं, और यहां एम लिख रहा हूं। तो मैंने आपको एक फीमेल लिख के दिखाई है जो हेटेरोजाइगस है। अब देखो ये दो, ध्यान सुनना, दिस कैरेक्टर इज बॉडी कलर, येलो बॉडी ब्राउन बॉडी, दिस इज आई कलर, व्हाइट आई रेड आई, दिस इज विंग शेप, मिनिएचर विंग मतलब छोटा विंग नॉर्मल विंग। अब यहां प्लस का साइन ये बताता है वाई टाइप डोमिनेंट, प्लस का साइन क्या बताता है डोमिनेंट। तो ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है येलो बॉडी में, तो ये तीनों कैरेक्टर रिसेसिव लिखे हैं इस पर, और ये इस पे तीनों पे क्या लिखे मैंने, डोमिनेंट लिखे हैं। तो मेरे पास 3 कैरेक्टर। आप देखो ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तो इनमें रिकॉम्बिनेंट और इसमें रिकॉम्बिनेंट किसमें ज्यादा आएगा, देखो ध्यान से।
ध्यान से देखो बेटा, देखो ये वाई, ये फीमेल के लिए लिखा मैंने, फीमेल के लिए, तो वाई रिसेसिव है, वाई प्लस डोमिनेंट, डब्ल्यू रिसेसिव, डब्ल्यू प्लस। देखो एक कैरेक्टर बॉडी कलर, एक आई कलर, दूसरा विंग की शेप। देखो ध्यान से देखो, तो इसका मतलब देखो आई और इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, इनमें देखो, इनमें डिस्टेंस कम है, तीन लोग है ना, एक दो तीन, इन दोनों में डिस्टेंस कम है, इसमें डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, अब जरा एक बार अपनी एनसीईआरटी को घूरो, इस डायग्राम को घूरना। आपको क्या किया हुआ इसने, अब एनसीईआरटी के रिजल्ट को देखना एक बार। एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है, एनसीईआरटी ने कहा है कि भाई जिसमें डिस्टेंस ज्यादा, ध्यान सुनेंगे बेटा, जिसमें डिस्टेंस ज्यादा है, जैसे मान लो दो क्रॉस दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी ने, देखो ये वाले, ये ऐसे करके रिजल्ट आ रखे हैं, तो इसने क्या किया हुआ है, वाई, ध्यान से देखो, इसमें रिकॉम्बिनेट बता रखे पहले वाले क्रॉस में 1.3 और इसमें रिकॉम्बिनेट बता रखे 37.2, तो अगर दूरी ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली रिकॉम्बिनेट ज्यादा आएंगे। डायरेक्ट समझ पा रहे हो कुछ बातें? देखो येलो बॉडी व्हाइट आई में डिस्टेंस कम था, इसलिए रिकॉम्बिनेट 1.3%, यहां डिस्टेंस ज्यादा था, इसलिए रिको किसके बीच में, व्हाइट आई और मिनिएचर विंग। अब सोचो, समझ पा रहे हो? देखो आपको क्रॉस पूरा याद हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके रिजल्ट बैठना चाहिए दिमाग में, क्योंकि मैं इन तीनों, देखो इस ये वाला क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम है, दिस इज एक्स क्रोमोसोम, इस एक एक्स क्रोमोसोम पे मैंने तीन कैरेक्टर बना दिए, इन दोनों में डिस्टेंस कम था, इसलिए रिकॉम्बिनेट 1.3, तो पेरेंटल कितना आ गया 98.7%, यहां पेरेंटल कितना आ गया 62.8%, तो इसका मतलब जैसे दूरी ज्यादा होगी तो रिकॉम्बिनेट ज्यादा आएंगे कि नहीं? बच्चे आप समझो ध्यान से, मैं यही पढ़ा रहा हूं आपको, आप में से बहुत सारे बच्चे क्रॉस के पीछे परेशान रहेंगे, लेकिन सबसे जरूरी डायग्राम ये आपका कि एक एक्स क्रोमोसोम पे तीन कैरेक्टर है, बॉडी कलर, आई कलर और विंग शेप, इसका मतलब लिंकेज है। लिंकेज में क्योंकि ये दूरी कम है इसलिए रिकॉम्बिनेंट यहां कितने आएंगे, मैं आपसे कहूं इसके बीच की दूरी कितनी है, मैं कहूंगा 1.3 सेंटीमॉर्गन, क्योंकि यही इसका रिकॉम्बिनेंट है। व्हाइट आई और मिनिएचर विंग में 37.2 सेंटीमॉर्गन, क्योंकि यही इसके बीच का क्या है, रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज है। तो एक क्रॉस दे रखा है येलो बॉडी व्हाइट आई का, दूसरा क्रॉस दे रखा है व्हाइट आई और मिनिएचर विंग का। अगर आपको ये बातें समझ आ गई तो क्रॉस मुश्किल नहीं है, ये रिजल्ट है क्रॉस का। हाँ ये एनसीईआरटी की परसेंटेज है, ये लर्न करनी है, पर एक डिफरेंस है बेटा, यहां पर इसने नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस करा रखा है, इसने टेस्ट क्रॉस नहीं करा रखा। आपकी एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है, जो ड्रोसोफिला का क्रॉस है वो नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस है, तो एक्सपेक्टेड परसेंटेज मतलब एक्सपेक्ट करते 9331, पर वो नहीं आया। अच्छा आपसे मैं पूछूं, मुझे बताओ कि ध्यान से सुनो बेटा, देखो येलो बॉडी रिसेसिव ब्राउन बॉडी है, ठीक है, मैं आपसे पूछूं ब्राउन बॉडी और नॉर्मल विंग के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होगी कम होगी? ये देख लो ब्राउन बॉडी और इसके बीच की दूरी सबसे ज्यादा कम होगी, ज्यादा होगी ना सबसे, तो इसमें सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेंट आते। अगर मैं किसके बीच का क्रॉस बनाता, येलो बॉडी मिनिएचर विंग या ब्राउन बॉडी इसके बीच का, तो आपकी एनसीईआरटी में जो क्रॉस बना हुआ है, देखो क्रॉस कैसे स्टार्ट किया, मैं क्रॉस एक सेकंड लगेगा बस मेरे को बताने में। देखो क्रॉस ऐसे स्टार्ट किया, इसने क्या किया है, वाई और देखो एक सेकंड लो, जो बच्चे फिजिक्स की क्लास के लिए जाना चाहते हैं वो चले जाए, क्लास शुरू नहीं हुई है अभी, तो वहां जाके तुम्हें पता नहीं मटर छीन लिया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, तड़के लगाने तुमने दाल में, इधर ध्यान दो, ये देखो ये कह रहा है ये फीमेल लिया मैंने, ये फीमेल लिया और ये मेल है मेरे पास, इनके बीच में क्रॉस कराया, आप देख रहे हो, तो ये क्रॉस ए अलग है, क्रॉस बी अलग है, तो ये देखो ये कौन सी फीमेल हो गई, येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल हो गई, ये होमोजाइगस है बेटा, दिस इज होमोजाइगस। मैं पूरा क्रॉस आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा अलग से, लेकिन आप समझ लो येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल को इससे क्रॉस कराया, F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस ये आ गया और ये आ गया, फिर सेल्फिंग कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ आपको समझाने का मतलब है, क्रॉस मैं आपको समझा दूंगा, पर क्रॉस का रिजल्ट दिमाग में बिठा लो। रिजल्ट ये है क्रॉस का कि येलो बॉडी, सुन लो ध्यान से, येलो बॉडी और हमारे पास जो देखो येलो बॉडी और व्हाइट आई फीमेल होमोजाइगस को क्रॉस कराया, येलो का डोमिनेंट क्या था, ब्राउन बॉडी और रेड आई मेल से, तो उसके बाद जो F1 जनरेशन में मेल फीमेल दोनों आए तो सेल्फिंग कर दी, फिर F2 जनरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर? ठीक है बेटा, मैंने लिंकेज मोरलेस कंप्लीट कर दिया, बस इसको मेरे को हल्का सा एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे मैं आपको क्लियर बता देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका ये टॉपिक जो है क्या है हमारा, ये सेक्स डिटरमिनेशन और म्यूटेशन वगैरह पढ़ेंगे। चैप्टर में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, समझाने वाली ज्यादा चीजें स्टार्टिंग में थी, वो करा दी, इसका मैं असाइनमेंट दे दूंगा आपको। क्लियर? हाँ लॉग एक क्रॉस बना दो फटाफट से, ठीक है, एक बार क्रॉस देखना अपने आप एनसीईआरटी का, आपको कितना समझ आता है, पर मैं आपको क्या समझा रहा था वो समझ लो। दूरी ज्यादा है तो परसेंटेज ज्यादा इस वाले में, देखो व्हाइट आई मिनिएचर विंग और यहाँ येलो आई व्हाइट वाला, इसमें दूरी ज्यादा तो 37.2 और यहाँ 1.3, ठीक है, ज्यादा समझाने वाली चीजें फर्स्ट हाफ में थी चैप्टर में बेटा। क्लियर? और कुछ और असाइनमेंट्स देके इसको और पक्का देंगे, मतलब मैं जितने ज्यादा असाइनमेंट दूंगा आपके लिए उतना पक्का हो जाएगा, तो प्लीज करना उसे, है ना, ठीक है। और मेरे वाले थोड़े से अलग होते हैं, आपको पता ही है बात, तो आप में से जो कर रहे हैं उनको पता होगा कि जो मैं दे रहा हूं थोड़े से डिफरेंट है ना, वो मतलब वैसे वाले की मतलब कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा है ना। क्लियर? ठीक है, ठीक, थोड़ा कर सकते बेटा, धीरे है थोड़ा, लेकिन कराएंगे जरूर, सारा कराएंगे, टाइम बढ़ा देंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको कराएंगे। अब ऐसा नहीं है ना कि किसी एक बच्चे को छोड़ दे, बिल्कुल किसी को छोड़ नहीं सकते, आप सब लोग हमारे लिए बराबर है, ठीक है, सभी हमारे लिए एक जैसे हैं और सबके लिए हमें उतना ही करना, तो किसी को नहीं आएगा वो भी हमारी जिम्मेदारी पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, प्लीज बाय करिए, थैंक यू सो मच।